वेलकम टू पॉडकास्तान। मुझे अपने बाप से ज़िंदगी में सिर्फ एक बात पे चपेट पड़ी, और वो थी कि वो हमें किताबें दिया करते थे कि अगले हफ्ते इसके ऊपर बताओ कि क्या पढ़ा। तो उस हफ्ते मैंने वो किताब नहीं पढ़ी थी। ज़ाहिर है, मैं बैडमिंटन खेलता था और क्रिकेट, एज यू नो। चपेट पड़ी। उसके बाद बहुत साल बीत गए। मुझे एक और शख्स मिला कि जिसका बाप अपनी तनख्वाह में से हर महीने के आखिर में अपने बच्चों के लिए कराची से बहावलपुर किताबें खरीद के लाया करता था और उनको पढ़ने के लिए दिया करता था और उनसे रिव्यू मांगा करता था। मैंने कहा, अरे ये तो कुछ मुझ जैसी कहानी है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये शख्स जिसका नाम शाहरुख नदीम है, जो इस वक्त बुक बडी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है और आज के पाकिस्तान का मेहमान है, ये उन किताबों का इतना एडिक्ट हुआ कि आज एक बुक वर्म है और हम जैसे लोग इसके फ़ैन हैं। आई एम सो ऑनर्ड कि मेरे लिए फ़ैन मोमेंट है टू हैव शाहरुख ऑन द सेट्स। Thank you so much, Tawseek bhai. It's very kind of you. It's my honor, my privilege to be here. And ये आपका बड़ापन है. You are being very generous and kind to say these words. I take your words and No. at face value. And No, no, no. I am I'm very, not very generous. humbled. I am very, very humbled. You should not be humbled. मैं बिल्कुल जेनरस नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छे अंदाज में झूठ बोल लेता हूँ। I'm a good actor. वो तो सर अब पूरी दुनिया देख रही है आपको. The world is acknowledging your acting effort, and I must take this opportunity to appreciate and commend you that you have done a fantastic pivot in life, and I wish you all the success and happiness. थैंक यू सो मच। किताब पढ़ना, एक किताब इतने दिन लगा के ख़त्म करना, वाई शुड आई वेस्ट टाइम, जबकि मैं जाके रीलों से या ज़्यादा नॉलेज इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ। जी. वाई? गुड क्वेश्चन. तौसीक भाई देखें, आपने ज़िंदगी में डिसाइड करना है, जिस शख्स ने भी किताब पढ़नी है या जिस शख्स ने नहीं पढ़नी, कि उसने लाइफ में मीडियोकर रहना है या ही वांट्स टू अचीव द लेवल ऑफ एक्सीलेंस. मैंने मीडियोकर रहना है, लेकिन मुझे पैसा मिल जाए। दिस इन नो वे मीन्स कि जो लोग किताब पढ़ते हैं वो एक्सीलेंस लेवल पर पहुंच जाते हैं. लेकिन हाँ, नहीं पहुंचते। लेकिन जब आप दुनिया के सक्सेसफुल तरीन लोगों की ज़िंदगी का एनालिसिस करेंगे, जो मैंने किया, तो आपको उनमें एक हैबिट कॉमन ज़रूर नज़र आएगी, एंड दैट इज़ द हैबिट ऑफ रीडिंग अ बुक. अब किताब बीनी से, किताब पढ़ने से होता क्या है, आजकल रील्स का ज़माना है. इंसानों का जो अटेंशन स्पैन है वो गोल्ड फिश से भी कम हो गया है. इट्स लेस देन 10 सेकेंड्स. ऐसे में अगर आप किताब खोल के पढ़ते हैं, सबसे पहले तो आपके एक थॉट के अंदर नॉवेल्टी आती है. यू रीवायर योर ब्रेन. आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं. यू लिव थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर. फॉर एग्जाम्पल, प्लेटो आज से 2500 साल पहले गुजर गया इस दुनिया से. कैन आई मीट हिम? आई कैन नॉट. फ्रीडरिक नीचा आज से 150 साल पहले चला गया इस दुनिया से. कैन आई मीट हिम? आई कैन नॉट. लेकिन किताब एक ऐसा ज़रिया है कि अगर मैं रिपब्लिक खोलूँगा तो मैं प्लेटो के जहन के अंदर घुस जाऊँगा. अगर मैं नीचा की ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन या थस्पोक ज़राथुस्त्रा खोलूँगा तो मैं नीचा के जहन के अंदर घुस जाऊँगा. इसी तरह मॉडर्न ज़माने में मैं एडम ग्रांट से नहीं मिल सकता, लेकिन अगर मैं उसकी थिंक अगेन पढ़ना चाहता हूँ तो मैं आई हैव द अपॉर्चुनिटी, आई कैन पीप इनटू हिज माइंड एंड सी कि वो लोग जिन्होंने दुनिया में इम्पैक्ट किया है, व्हाट हैव दे डन, और उन्होंने अपनी थॉट को कैसे दुनिया को कम्युनिकेट किया है. इससे जो फायदा क्या होगा? फ़ायदा सर, मुझे तो भाई अपनी बिजली के बिल पे करने हैं, मुझे नौकरी दिला दो, मुझे डिग्री दिला दो, मेरा कोई बिल्कुल सही कह रहे मुझे हैं. वायरल करा दो, वायरल मुझे करा. फेसबुक से कोई $1000 मैंने सर मिलने आपको लग जाए। बताया कि मैंने ज़िंदगी में सोचा कि शाहरुख, यू वांट टू लिव एन एवरेज लाइफ. देखें, एक इंसान का ज़रा लाइफ स्पैन देखें क्या होता है. बचपन में वो स्कूल जाता है, माँ बाप से मार खाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और इवेंचुअली इस दुनिया से चला जाता है. ये रिगमरोल है ज़िंदगी का. आई नेवर वॉन्टेड टू लिव दिस नॉर्मल लाइफ. आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस लाइफ. अब हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली लोग समझते हैं कि किसी चीज़ को ओन करके आप उसका मज़ा ले सकते हो. इसीलिए आपने देखा होगा पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कितना क्रेज़ है. पीपल आर हेड ओवर हील्स इन लव विद बाइंग प्लॉट और कोठी और गड्डी. घर बनाया कि नहीं. एंड क्वाइट ऑनेस्टली मैंने नहीं बनाया, बिकॉज फॉर मी एक्सपीरियंस ट्रम्प्स ओनरशिप.
मैंने आपको बताया कि ट्रैवलिंग और किताबें, ये दो आपको इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस देती हैं ज़िंदगी का, विच नो अदर थिंग कैन। किराया नहीं देती, किराया, घर का किराया तो नहीं देती ना। देखें सर, अगर आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो आप वैसी दुनिया से हाईलाइट हो जाएंगे। पाकिस्तान में ऑन एवरेज 97% ऑफ द पीपल डू नॉट रीड। ऐसे में अगर आप 3% पॉपुलेशन का हिस्सा बनेंगे तो आपका ब्रेन रिवायर होना शुरू हो जाएगा। एंड विद इन अ मैटर ऑफ 6 months to 1 year, अगर आप हर महीने एक किताब पढ़ें, आपको एक एवरेज इंसान और आपकी सोच में फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। और ज़िंदगी में पैसा कमाना सर इज़ नॉट एवरीथिंग। डिड यू फाइंड द ट्रूथ? कभी लोगों ने सोचा है कि आपकी, हमारी, मेरी, ये सब लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी आइडेंटिटी क्या है? वाई वर दे बॉर्न? वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ लिविंग? क्या हम लोग सिर्फ डॉलर्स कमाने आए हैं, पैसे कमाने आए हैं, प्लॉट बनाने आए हैं, गाड़ी लेने आए हैं, या ज़िंदगी का कोई हायर पर्पज़ भी है? अगर आपके जहन में इस तरह के सवाल आते हैं तो किताबों के ज़रिए कहीं ना कहीं आप ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं। और मेरा ये अपना मानना है मेरी ज़िंदगी का कि इस लाइफ के अंदर सीकिंग ट्रूथ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज़ यू कैन हैव। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पिछले 2500 साल की ह्यूमन हिस्ट्री निकालें, करोड़ों लोग लाखों पति बन गए, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। नो वन रिमेंबर्स देम। हु केयर्स कि आज किसी ने $1 million की कंपनी बना ली। लेकिन सुकरात, अरस्तु, नीचा, हाइडेगर, हेगल, मार्कस ऑरेलियस, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को ओरिजिनल आइडियाज़ दिए। आज भी मैं आपके साथ यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के एक 2500 साल पहले मरे हुए शख्स सुकरात का जिक्र कर रहा हूँ। वॉज ही रिच? नॉट एट ऑल। वॉज प्लेटो रिच? नॉट एट ऑल। वॉज मार्कस ऑरेलियस रिच? नॉट एट ऑल। कार्ल मार्क्स पूरी जिंदगी यूरोप में दर बदर फिरता रहा, लेकिन आज कार्ल मार्क्स की सोच जिंदा है। क्यों जिंदा है? ही गेव द वर्ल्ड ओरिजिनल आइडियाज। सो टू सम अप योर क्वेश्चन, अगर आपने अपनी जिंदगी को नए तरीके से, नॉवल तरीके से जीना है और दुनिया को कोई नया आइडिया देना है, तो किताब कैन बी अ कैटलिस्ट टुवर्ड्स दैट चेंज। आजकल बड़ा इन है कि जी ये मेरा टिकटॉक या ये मेरा हैंडल फॉलो करें तो आपको मैं 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी किताब को सम अप करके बता दूंगा। जी जी जी। वो उस फ़ायदा होता है उसका इस तरह के, मतलब मैं पूरी किताब पढ़ने के बजाय 10 मिनट में मुझे मोहम्मद बशीर बता दे कि इस किताब में क्या है। अच्छा देखें, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर रीडिंग। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट। तो मैंने जो अपनी पहली किताब लिखी रीडिस्तान, उसमें मैंने किया ये कि वो 50 किताबें जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, वो मैंने उनकी 10 मिनट 15 मिनट समरीज बना दी। उसकी वजह क्या है? आज अगर मैं जेन जी से कहता हूँ कि ब्रदर्स कारामाज़ोव पढ़ो, दोस्तोयेव्स्की की क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ो, या टॉलस्टॉय की वॉर एंड पीस पढ़ो, 1200 पेजेस की किताब है, उनको सारी ज़िंदगी लग जाएगी, वो नहीं पढ़ पाएंगे। हमने तो पढ़ी थी। बट दोज टाइम्स वर डिफरेंट। उस ज़माने में आपकी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, 3G नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते थे तो खतूत के ज़रिए करते थे। नाउ बिकॉज वी हैव अ फ्रेगमेंटेड अटेंशन स्पैन, तो आवर अटेंशन इज़ ऑल ओवर द प्लेस। तो ऐसे में आपको ज़माने के साथ इवॉल्व करना पड़ता है। तो मैंने भी यही किया आज से 6-7 साल पहले, कि मैंने सोचा कि अगर मैंने ये किताबें पढ़ी हुई हैं तो आई विल शेयर माई नॉलेज एंड वट एवर लिटिल विजडम आई हैव विद द पीपल। क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ बिजनेस स्कूल में, तो वहाँ पे 40 स्टूडेंट्स होते हैं। आई थॉट कि अगर मैं क्लास में पढ़ाऊँगा तो 40 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर यही मैं अपनी बात सोशल मीडिया पे कहना शुरू कर दूँ तो आई कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। अब आप बुक बडी की बात कर रहे थे, बुक बडी की तकरीबन 45% ऑडियंस इज़ फ्रॉम इंडिया। आई डोंट नो देम, they are not from my religion, they do not know my creed, they do not know my caste. लेकिन जब मैं उनसे कहता हूँ कि युवाल नोआ हरारी ने सेपियंस में क्या लिखा है, या नेक्सस में क्या लिखा है, या सिमोन डे बोवार ने द सेकंड सेक्स में क्या लिखा है, फेमिनिज्म की क्या डेफिनेशन, तो वो ये नहीं देखते कि शाहरुख पाकिस्तानी है या नहीं है, वो ये देखते हैं कि यार ये बंदा बात अच्छी कर रहा है। अब वो हरारी के सेपियंस को आप हाथ में पकड़े ना तो आप कहते हैं अच्छा यार कल जरा आगे दोबारा देखेंगे। जी जी, एब्सोल्युटली। मतलब उसको देख के ही Absolutely. आजकल के ब्रेन सेल्स कहते हैं। इसमें एक और तौसीक भाई, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। दुनिया में हर साल 21 लाख 2.1 मिलियन बुक्स आर पब्लिश्ड एवरी ईयर 21 लाख। नो, ऑन एवरेज, नो, दिस इज द ट्रूथ। पूरी दुनिया में 21 लाख किताबें, ऑलमोस्ट 21 लाख किताबें हर साल पब्लिश होती हैं। अब जरा इमेजिन करें, 21,000
2 2 लाख, लाख 10,000, फिर 10 लाख, फिर 15 लाख, फिर 20 लाख, 21 लाख। ऐसे में मैं कहता हूं कि आप हर महीने एक किताब पढ़ पाते हैं, जो नहीं लोग पढ़ पाते। तो साल में कितनी हुई? 12, 10 साल में कितनी हुई? 120। 120, 20 साल में कितनी हुई? 240। तो 20 साल, 30 साल में कितनी हुई? 360, 40 साल में कितनी होगी? 480। 480। सो 40 साल में आप सिर्फ 480 किताबें पढ़ पाएंगे, उन 21 लाख जो कि जो एक साल एक में साल में पब्लिश हो रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैंने अपनी जिंदगी में 2-2,500 किताबें पढ़ ली हैं, इन नो वे बीइंग पॉम्पस अबाउट माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू शेयर माई विजडम विद माई पीपल। तुमने 2,500 कैसे पढ़ी? अब इसकी- महीने में कितनी पढ़ते थे? मैं जरा मैं ऑन एवरेज बैक कैलकुलेशन मैं ऑन एवरेज आज से 2 साल पहले, अब मेरी स्पीड मैंने थोड़ी कम कर दी है, ऑन एवरेज आई यूज टू रीड 7 to 8 बुक्स इन अ मंथ। अब किताब को पढ़ने का भी तरीका है क्या? उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू रीड अ बुक। इंस्पेक्शनल रीडिंग होती है, एनालिटिकल रीडिंग होती है, पेज टू पेज रीडिंग होती है, इमर्सिव रीडिंग होती है। अच्छा, मेरा ना किताब पढ़ने का टाइम स्पैन जो है ना, जी, वो जी। एक एवरेज टाइम स्पैन से बहुत ज्यादा है। पता क्यों? ओके, मैं अगर एक मतलब सेपियंस की मैं कोई 10-12 पेज पढ़ के आगे जाऊंगा ना, मुझे मजा आएगा, मैं उनको दोबारा पीछे जाऊंगा। मैं गुड, फिर वेरी दोबारा- नाइस, व्हाई नॉट। ये ठीक है। देखिए, यू आर नॉट इन अ रेस। मेरा तो अभी एक प्रोफेशन बन गया ना। आप किसी रेस में नहीं है। अगर आपको सेपियंस पढ़ के मजा आ रहा है और आपको जो हरारी ने पूरी इंसान की एवोल्यूशन बताई है, यू फील लाइक रिपीटिंग इट। मैंने सेपियंस 3 दफा पढ़ी है। अच्छा, मैंने इकबाल की मैंने सेपियंस 1 साल में पढ़ी। इकबाल की रिकंस्ट्रक्शन मैंने 5 साल पढ़ी है, बार बार, टू अंडरस्टैंड इट। नीचा को मैंने 15 साल लगाए, तब मुझे जाके फ्रीडरिक नीचा की ओरिजिनल फिलॉसफी समझ आई है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपने कहा ना कि आजकल व्यूज़ की दुनिया है, पैसे की दुनिया, मुझे बताएं जल्दी पैसा कैसे कमाएं। दिस इज़ माई मैसेज तौसीक भाई टू यू, टू ऑल द ऑडियंस हु इज़ लिस्निंग टू मी। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट टू एक्सेलेंस। अगर आपको कोई सक्सेस मिल भी जाएगी इन द शॉर्ट रन, विच विल बी फ्लीटिंग, वो ख़त्म हो जाएगी। उसकी बुनियाद, उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन तगड़ी नहीं होगी। तो अगर किसी शख्स ने, आपकी ऑडियंस ने सक्सेस हासिल करनी है, इट कैन ओनली बी डन थ्रू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। और किताब क्या करती है? किताब आपको बांध देती है। आपको 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 25 दिन के लिए अपने साथ जकड़ लेती है। उससे ऐसा आपका ही। टेंशन स्पैन इंक्रीज होता है, आप फोकस कर सकते हैं। मैं तो लिव करता हूँ। आज की दुनिया में तौसीक भाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट करेंसी इज आवर फोकस, इज आवर अटेंशन। वी आर द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ये ग्लास, ये पानी, ये माइक नहीं है। वी आर बीइंग सोल्ड बाय दीज टेक्नोलॉजी कंपनीज। ऐसे में मेरे लिए मेरा टेंशन स्पैन, मेरा फोकस इज एब्सोल्युटली सैक्रोसैंक्ट। मैं किसी भी चीज को इसके आड़े नहीं आने दूंगा। दिस इज माई पर्सनल कन्विक्शन विद माई सेल्फ कि अगर किसी चीज ने मेरा टेंशन स्पैन ले लिया तो फिर देन व्हाट्स लेफ्ट। देखिए, जिंदगी है क्या? पॉइंट ए टू पॉइंट बी और पॉइंट ए टू पॉइंट जी। वी लिव लाइफ इन मोमेंट्स। अगर आज मैंने रील के ऊपर 3 घंटे लगा दिए, उसका हासिल क्या है? लेकिन मैंने अपने 3 घंटे जिंदगी के वेस्ट कर दिए। यही 3 घंटे अगर मैं किसी किताब के ऊपर इन्वेस्ट करता, कुछ पढ़ लेता, कुछ लिख लेता, तो मैं अपने आप को इंट्यूटिवली, कॉग्निटिवली, साइकोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली अपने आप को इंप्रूव कर लेता। इसका एक आपको लिटमस टेस्ट बताऊं। आप मुझे कोई 2 आर्टिकल, एक आर्टिकल बता दें जो आपने आज से 2 दिन पहले इंटरनेट पे पढ़ा था, आपको याद ही नहीं होगा। एक नहीं। चैलेंज। मैं नहीं, याद है। ईरान की जो ये वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके ऊपर जो ईरान की टीम गई है और वो जो बच्चियों के स्कूल बैग्स लेके गई है, उसकी वो एक I think it's not the article that I am talking about. ओके, लेकिन मैंने बताया है कि मैंने क्या पढ़ा है। वो तो आपकी तो इंटेलिजेंस बहुत हाई है ना, बट पीपल डू नॉट यूजुअली रिकॉल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा तौसीक भाई, आप आज से 3 महीने पहले कौन सी किताब पढ़ रहे थे, या आज से महीना पहले कौन सी किताब पढ़ रहे थे, तो आपको उसका नाम जरूर याद होगा, क्योंकि आपने 3 महीने, 2 महीने, 1.5 महीना उस किताब को पढ़ने में लगाए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पूरी नेशन, द होल नेशन नीड्स टू स्टडी, बट सवाल ये है जिससे मैंने आगाज किया, यू वांट टू लिव एन एवरेज मीडियोकर लाइफ, तो आप रील्स भी देखें, आप अपना शॉर्ट्स भी देखें, और आप शॉर्टकट की तलाश में रहें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंटेलिजेंस नहीं है, वी आर वेरी इंटेलिजेंट नेशन। पाकिस्तान का मसला मीडियोक्रिटी है।
वी आर फॉलोअर्स, वी आर नॉट क्रिएटर्स। शाहरुख नदीम ने कुछ अरसा पहले से जी। रिलीजन्स के ऊपर बहुत काम करना शुरू किया है। कितना ज़रूरी है डिफरेंट रिलीजन्स को पढ़ना, उससे क्या फ़ायदा? देखें तौसीक भाई, आई डोंट नो, वी आर हैविंग अ वेरी कैंडिड कन्वर्सेशन। तो पाकिस्तान में स्पेशली, पाकिस्तान इज़ अ सोसाइटी ड्रिवन बाय रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। हमारे यहाँ कहीं ना कहीं मजहबी जुनूनियत है। ऐसे में अलग अलग मज़ाहिब को पढ़ना इज़ एन एब्सोल्यूट नीड ऑफ द आवर। यानी मुझे बाइबल पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी मुझे चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए? आपको बिल्कुल गीता पढ़नी चाहिए, आपको उपनिषद पढ़ने चाहिए, आपको ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ना चाहिए, आपको न्यू टेस्टामेंट पढ़ना उससे चाहिए। फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे तो कुरान पढ़ना चाहिए सिर्फ। वो भी पढ़ें, वो भी पढ़ें, लेकिन सोसाइटी में प्लूरलिस्टिक थॉट तब तक परवान नहीं चढ़ेगी जब तक आप बाकी मज़ाहिब को उतनी इम्पोर्टेंस और उतनी अहमियत से नहीं देखेंगे जितना आप अपने मज़हब को देखते हैं। देखिए, फॉर मी, मेरा मज़हब जो भी है वो मेरा पर्सनल अफेयर है, किसी दूसरे को उससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब फॉर एग्जांपल आप सनातन धर्म, जिसको हम हिंदुइज्म कहते हैं, हिंदुइज्म की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? उसके अंदर डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म नहीं है। इस बात का मतलब क्या है कि वो मैं कहते ही हैं सही हूँ। कि मैं ही सही हूँ, जो मेरा अकीदा है वो ही दुरुस्त है। अकीदा परस्ती नहीं है हिंदुइज्म के अंदर। अब जब हिंदुइज्म आपको कहता है, सनातन धर्म आपको कहता है कि मेरे उसमें, मेरे मज़हब में, मेरे दीन में, वो भी उसको धर्म कहते हैं। हम जब मज़हब की बात करते हैं तो कहते हैं मज़हब नहीं है, धर्म है। इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। जिस तरह हम इस्लाम को कहते हैं कि वो भी हम दीन कहते हैं, हम दीन कहते हैं। अब एक शख्स जब आपको ये कह रहा है कि यार जो मैं बात कह रहा हूँ दैट्स नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ, आपने अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को इख्तियार करके मेरी तरफ आना है तो वो भी काबिल कबूल है। दिस इज द टीचिंग ऑफ सनातन धर्म। अब इंसान के अंदर ये क्या पैदा करता है? टॉलरेंस। और हिंदुइज्म की सबसे खूबसूरत बात है ही टॉलरेंस। हमारा जो मुल्क है 5वां आबादी के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क है। ओ माय गॉड, एंड स्टिल काउंटिंग। एंड स्टिल काउंटिंग। वी आर वेरी रोमांटिक। Indeed. And still counting, like I said. मुझे आप ये बताइए जी, कि जी। आपकी जो हाल ही में किताब आई है 100, जी जी। और इसके अंदर एक चैप्टर मैं पढ़ रहा था जिसमें आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग थॉट दी है कि पाकिस्तान के मसाइल का अगले 21 साल में एक हल, 100 साल का जब पाकिस्तान हो जाएगा, वो ये भी है कि हम 2 चाइल्ड पॉलिसी इख्तियार करें। Yes. If we don't, How dare you say that? yes, because if we don't do it, it is a ticking time bomb. Population is a ticking time bomb for Pakistan. अगर पाकिस्तान ने इसको आज से फैसला करके नहीं सॉर्ट किया, अगले 10 साल बाद ये जो 250 मिलियन की आबादी है ये 300 मिलियन पे पहुंचेगी। यू नो व्हाट तौसीक भाई, न्यूजीलैंड जितना मुल्क है ना, जितनी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान हर साल इतनी आबादी अपने मुल्क में बढ़ा रहा है। हर साल न्यूजीलैंड जितनी आबादी। Now what happens when population grows? आप दुनिया की किसी भी इकोनॉमी को उठा लें, जिस इकोनॉमी ने भी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है वो इकोनॉमी ऊपर गई है। 1971 में बांग्लादेश में, 1971 के बाद बांग्लादेश बना, पोस्ट ईस्ट पाकिस्तान, आई थिंक इट वाज 1973, एक औरत 6.1 बच्चे पैदा करती थी ऑन एवरेज। टुडे इट हैज़ रिड्यूस टू लेस देन 2.5 किड्स। अब आप बांग्लादेश की इकोनॉमी का ग्राफ देख लें, आप पूरे फर्स्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी का ग्राफ देख लें, जितना आपके मुल्क में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतने ही आपके रिसोर्सेज डिवाइड होंगे। एक बड़ी सिंपल सी है कि यहाँ पे मैं अगर 2 रोटियाँ ला के रख दूँ या एक केक ला के रख दूँ और यहाँ पे 10 लोग हैं, 50 लोग और आ जाते हैं, तो क्या केक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा जितना पहले खा रहे थे लोग? नो, हर किसी का हिस्सा कम होता चला जाएगा। 2 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी। मैंने जब ये बात की, मैंने जो मिनिस्टर आके इसको अनाउंस करेगा ना, उसको मैंने जब ये चढ़ने पड़ेंगी। मैंने जब ये बात की अवाम में जाके, तो लोगों ने कुछ इसको बहुत रेजिस्ट भी किया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो भाई बिल्कुल दीन के खिलाफ बात है कि आप 2 चाइल्ड पॉलिसी कर रहे हो। आपके ख्याल में हर घर के 2 बच्चों की इजाजत होती? मैंने तो इस किताब में एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन लिखा है इसका। मैंने कहा है कि 2 बच्चे
अगर किसी शख्स को ख्वाहिश हो रही है कि वो तीसरा बच्चा पैदा करे, मैंने पढ़ा हो तो वो 10 लाख रुपए रुपए। नेशनल एक्सचेकर में जमा करवाए। और पाकिस्तान में पीपल हैव इनफ मनी इफ दे फील लाइक एडिंग मोर। भाई इनफ मनी, शाहरुख नदीम के पास इनफ मनी होगा, लेकिन एक आम आदमी जो कि गरीब आदमी है, मतलब उसका राइट, उसके पास 10 लाख रुपए नहीं है, तो वो अब 2 बच्चे पैदा करे, तीसरा क्यों ना करे यार? उसकी 2 बेटियां होगी, फिर क्या करे? या तो फिर अल्लाह के आसरे सब कुछ छोड़ दे। फिर दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट जो हमारी कौम करती है। देखें, God doesn't change the condition of man until they do not change what is within themselves. खुदा तब तक लोगों की हालात नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को अंदर से नहीं बदलते। सूरह राद की आई थिंक आयत नंबर 11 या 13 है जिसका ये मफहूम मैंने आपको बताया। हम लोग हर चीज़ अल्लाह के आसरे पे छोड़ के कहते हैं कि ये तो बच्चा खुदा ने दे दिया, अल्लाह ने दे दिया। लेकिन पाकिस्तान का आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तौसीक बाई आउट ऑफ 193 कंट्रीज वी स्टैंड एट 168। देयर इज नो सैनिटी इन लिविंग, देयर इज नो सिक्योरिटी इन लिविंग, देयर इज नो एजुकेशन, अवाम का गुडविल नहीं है। ऑन एवरेज पर कैपिटा इनकम पाकिस्तानी की 44,000 रुपये है, इंक्लूडिंग यू, मी एंड द टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो आज परसों 2-3 दिन पहले बजट आया है, $1900 है पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा। इसको अगर आप ट्रांसलेट करें मंथली इनकम के अंदर तो 44,000 रुपये बनते हैं तकरीबन। तो वी आर अ पुअर कंट्री कंपैरेटिवली। अ सिंगापोरियन अर्न्स 28 लाख रुपए, नॉट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिफरेंशिएशन, पर मंथ। एक सिंगापोरियन जो 28 लाख रुपए कमा रहा है और एक पाकिस्तानी जो 44,000 रुपए कमा रहा है, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होगा कि नहीं? आगे चलें। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, यहाँ पे स्टूडियो में ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, उनकी समात को मैं अटेंशन दिलाना चाहता हूँ। 148 मुल्कों का सर्वे हुआ, गेस करें पाकिस्तान का नंबर क्या था? 148वां। औरतों के लिए इट्स द वर्स्ट कंट्री टू लिव। मगरिब के बाद हमारी औरतें बाहर नहीं जा सकती। जाती हैं यार, क्या जाती हैं, लेकिन ये हमारी प्रोडक्शन की टीम बैठी हुई है, ये लोग 10-10 बजे तक यहाँ काम करती हैं। दे आर लिविंग इन द मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। हाँ, तो पाकिस्तान ही है ना। आप जरा कराची में बात करें, आप जरा रिमोट एरियाज में बात करें, औरतों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। औरतों के लिए प्राइमरी एजुकेशन से सेकेंडरी एजुकेशन में सबसे ज़्यादा ड्रॉप रेट औरतों का है। यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा ड्रॉप रेट फ्रॉम हायर सेकेंडरी टू यूनिवर्सिटी ड्रॉप रेट औरतों का है। डॉक्टर ब्राइड्स का कितना कॉन्सेप्ट है? इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, पिद्दरशाही निज़ाम है। तो ऐसे में औरतों के लिए पाकिस्तान, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, वो ये कह रहा है कि इट्स द वर्स्ट कंट्री टू लिव। शाहरुख नदीम, कुरान को समझना हो जी, व्हाट इज़ द बेस्ट वे? तुमने कुरान पढ़ा है जी, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ। एक जेनजी इस वक्त सुन रहा है, कुरान को समझने के लिए क्या करें? क्या पढ़ें? किसकी तफसीर पढ़ें? तर्जुमा पढ़ें? कई दफ़ा समझ नहीं आता, बड़ा मुबहम हो जाता है, इस्तारे बहुत ज़्यादा। इफ़ यू आस्क मी अ वेरी ऑनेस्ट आंसर, मैं किसी की भी तफसीर आपको रिकमेंड नहीं करना चाहता। ओके। कुरान के एसेंस और फिलॉसफी को समझें। कुरान कई जगहों पे सिंबॉलिकल है, मेटाफोरिकल है, तमसीली है। आप उसके मतलब को सुपरफिशियली कुछ और समझेंगे, लेकिन उसका एसेंस कुछ और होगा। तो जेन जी जो भी मेरी बात सुन रहा है, आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है, उनको मेरा एक ही मैसेज है व्हेन इट कम्स टू रीडिंग कुरान, कि कुरान के फ़लसफ़े और उसके एसेंस को समझने की कोशिश करें। फॉर इंस्टेंस, वही तो समझना है। जब कुरान ये कहता है, कुरान में अल्लाह ये कहता है कि इस दुनिया के ऊपर गौर व फिक्र करो, इसके अंदर मेरी निशानियाँ हैं। इसी बात को अब आप लें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। अब इस बात का कितना खूबसूरत मतलब है कि ये जो पूरी कायनात है, पूरी यूनिवर्स है, जिसमें ब्लैक होल्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है, चरिंद परिंद हैं, दरख्त हैं, गैलेक्सीज हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। हाउ डज इट हैपन कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स जब ऑक्सीजन के एक एटम से मिलते हैं तो पानी बन जाता है? ऑब्जर्व द यूनिवर्स अराउंड। सो फॉर मी, जो आजकल के दौर में मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह का जो वली है, खुदा का जो असल वली है, वो साइंटिस्ट है, वो रिसर्चर है। एलेक्जेंडर फ्लीमिंग अगर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नहीं बनाता तो आज करोड़ों लोग जो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं वो यूज़ कर पाते। मेरे लिए वो अल्लाह का बहुत बड़ा वली है। टू यू
अगर मलेरिया की दवाई इन्वेंट ना करती तो आज मलेरिया से करोड़ों लोग मर रहे होते। तो अल्लाह के वली तो ये लोग, मैं तो कहता हूँ सर्जन्स। हालांकि नेपोलियन ने कहा था कि सर्जन डॉक्टर्स विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल देन जनरल्स, इनका सबसे ज़्यादा हिसाब होगा। लेकिन आप देखें कि डॉक्टर से बड़ा कोई प्रेस्टिजियस ऑक्यूपेशन ही नहीं है, स्पेशली सर्जन्स। जब आपका जिस्म कट के पड़ा होता है और डॉक्टर जब उसको स्टिच लगा रहा होता है, इससे बड़ा नोबल काम क्या होगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरा पर्सनल बिलीफ ये है, मैं अगर नमाज पढ़ता हूँ, मैं अगर इबादत करता हूँ, मैं तस्बीहात करता हूँ, ये मेरी पर्सनल उसके लिए है, सोसाइटी को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो टू से मैं अगर नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं अपने अमाल को बेहतर कर रहा हूँ या अपनी पोजीशन को बेहतर कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है, और कुरान का जो बड़ा फ़लसफ़ा ये है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हुजूर पाक की ज़िंदगी को अगर आप देखें, उन्होंने अरबी बद्दुओं को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा के। तो अगर हमने ट्रूली हुजूर पाक की सीरत को फॉलो करना है, उनके आइडियल्स को फॉलो करना है, तो आवाज़ उठाएं जुल्म के ख़िलाफ़, मुआशरे में जस्टिस कायम करें, तो लोगों को ग्रूम करें। तो आप कह रहे हैं कि कुरान की कोई तफसीर आप रेकमेंड नहीं कर रहे? मैं कुरान को तर्जुमे के साथ खुद पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। समझें, और कुरान का फ़लसफ़ा जो मैं, इंसान अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को पहचाने। डू नॉट बी ड्रिवन बाय एनी डॉगमा और रिचुअलिज्म और एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्ट्रिनल एब्सोल्यूटिज्म। दैट इज़ व्हाट आई से। मुझे बताओ, तुम्हारे ख्याल में एक दो किताबें जो बहुत ओवररेटेड है। शहाबनामा रियली? टू मच ओवररेटेड। देखिए ये लोग, ये प्लान्ड सवाल नहीं था, प्लीज। ऑडियंस को पता है कि आपके ये दे नो योर चॉइस। देखें ये कौन लोग थे, मुमताज़ मुफ्ती साहब एंड कुदरतुल्लाह शहाब साहब और अशफाक साहब, ब्रिलियंट माइंड्स। स्पेशली अशफाक साहब ब्रिलियंट माइंड, मुमताज़ मुफ्ती की लब्बैक है, तलाश है। लेकिन ये दौर अली था बरकायली। 60s 70s 80s का, जहाँ पे आई थिंक सो दे हर्ट द इंटेलेक्ट ऑफ पाकिस्तानीज मोर देन दे बिल्ट इट। इन लोगों ने जो बाबों का जो कॉन्सेप्ट है और जो सूफिज़म का कॉन्सेप्ट है, एसेटिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, जैसे आप शहाबनामा पढ़ें तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि पैरानॉर्मल, घर के अंदर टूटी खोली तो उसमें से खून आना शुरू हो गया। लगता है जिन भूत वाला को आसे। और आपको ये पता है इवेंचुअली पता ये लगा कि ऑल ऑफ दोज वर मेड अप स्टोरीज। हाँ, लेकिन वो अब बयान कौम इस तरह को- से की लेकिन गई, वो कौम को, मासूम अवाम लोग। को उन आइडियल्स के पीछे लगा दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मार्कर है, इसको मैं एक दफ़ा नीचे गिराऊंगा, 2 दफ़ा नीचे गिराऊंगा, 10 लाख दफ़ा, 10 करोड़ दफ़ा, 1 अरब दफ़ा नीचे गिराऊंगा, ये नीचे नीचे ही ही गिरेगा। आएगा। इसके ऊपर मैं कितनी मर्जी दम दरूद कर लूं, this is the reality of the world. This is how the laws of nature work. Natural law is not dependent on any sort of wazifa or any sort of dam darood that you might do on it. तुम्हारे ख्याल में कुदरतुल्लाह शहाब, अशफाक अहमद, ये लोग ओवररेटेड थे? देखें ये बड़े लोग हैं, दे आर बिग पीपल। मैंने इनकी किताबें भी पढ़ी हैं। मन चले का सौदा वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक्स हुआ करती थी। आई विल नॉट से आउट ऑफ रिस्पेक्ट दैट दे आर ओवररेटेड, क्योंकि अब दुनिया से चले गए हैं। लेकिन मेरे लिहाज से अब पाकिस्तान को एक नई सोच, एक नई डायरेक्शन, एक नए इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। मेरे लिहाज से इन द मॉडर्न वर्ल्ड पीपल शुड नॉट रीड दीज ऑथर्स। वी शुड मूव टूवर्ड्स मॉडर्निटी, वी शुड मूव टूवर्ड्स साइंसेस। तुम लादीनियत की बात तो नहीं कर रहे? लादीनियत को यूजुअली सेकुलरिज्म को लोग समझते हैं कि लादीनियत है या एथिज़म है। असल में लोग इन कॉन्सेप्ट से घबरा बहुत जाते हैं। ज़रा सी अक्ल की बात करो, रैशनैलिटी की बात करो, कॉज एंड इफेक्ट की बात करो, ओकेजनलिज्म से बाहर निकलो, तो लोग कहते हैं भाई ये तो लादीनियत की बात कर रहा है। शायद आज आपकी ऑडियंस कुछ कहे कि यार शाहरुख जो है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पे लोगों को एथिज़म के ऊपर लगा रहा है। लेकिन आई एम अ मुस्लिम एंड अ मुस्लिम हैज़ बीन स्टीरियोटाइप्ड कि वो एक ऊपर टोपी पहनेगा और नमाजें पढ़ेगा और एक तरीके से बिहेव करेगा। मेरे लिहाज से एक स्टीरियोटिपिकल मुस्लिम स्कॉलर होना चाहिए, रिसर्चर होना चाहिए, फिलोसोफर होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। क्योंकि इस्लाम के अंदर ही इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट है, वेयर बाय यू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन योर इंडक्टिव रीजनिंग।
अगर आपको समझ नहीं आ रही सिचुएशन में क्या करना है तो आप अपनी रीजन का इस्तेमाल करके उस सिचुएशन से निकल सकते हैं. एंड फॉर एनी रिलीजन टू बी रेलिवेंट इन मॉडर्न टाइम्स इट हैज़ टू इवॉल्व. ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ. और इस्लाम के अंदर ये इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए रखा गया कि मॉडर्न टाइम्स के अंदर, क्योंकि सोसाइटी का मॉरल फ्रेमवर्क चेंज होता है. और बाय द वे ये किसी और मजहब में नहीं है, शायद उस तरह से कहा गया हो आयत की सूरत में. हाँ, यू कैन से, बट देखें सनातन धर्म को अगर उपनिषद को आप पढ़ें तो उपनिषद की फिलॉसफी बहुत डीप है. इट अगेन मूव्स अहेड, इट मूव्स अहेड विद टाइम. लेकिन बाइबल ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट के अंदर तुम समझते हो कि वो इज्तिहाद था जो न्यू टेस्टामेंट आई, या आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट, बट कहीं ना कहीं वहाँ भी उसके अंदर भी थॉट प्रोवोकिंग बातें हैं. उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को कहती हैं कि भाई आप भी कायनात को ऑब्जर्व करो, यूनिवर्स को ऑब्जर्व करो. फॉर मी एवरी रिलीजन सो टू से हेल्प्स इंडिविजुअल्स इन फाइंडिंग सॉलिस. अब वो सॉलिस की क्या बात है? कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज ओपियम ऑफ द मैसेस, ऑफ द मासेस. रिलीजन इज ओपियम ऑफ द मासेस, हार्ट ऑफ द हार्टलेस वर्ल्ड. भंग फैला दो और बस सुला दो. लेकिन इसके दो तौसीक भाई, अक्सर लोग ना इसके आधे मीनिंग को समझते हैं, जो कि मैंने बताया, जो आपने बताया. कार्ल मार्क्स का मकसद ये था, एक तो आपने कहा कि रिलीजन इंसान को सुकून दे देता है, आपने कहा ना भंग पिला देता है, बिल्कुल मस्त कर देता है. लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा ना इट्स अ हार्ट ऑफ अ हार्टलेस वर्ल्ड, कि गरीब से अगर तुम उससे खुदा ही छीन लोगे, उसकी आय छीन लोगे, तो पीछे रह क्या जाएगा? उसको खुदा तो रहने दे उसके पास. तो उस जमाने में जहां पे द वर्ल्ड वाज अंडरगोइंग सिवियर चेंज इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, और ये सोशलिज्म आ रहा था और कम्युनिज्म आ रहा था, पीपल वर बिकमिंग लेस रिलायंट ऑन रिलीजन. तो कार्ल मार्क्स ने कहा अगर गरीब से तुमने उसका खुदा भी छीन लिया तो वो आ किसके पास जाके करेगा? इंटरेस्टिंग. वो अपनी इल्तिजा किसके पास लेके जाएगा? दैट इज व्हाट ही मेंट विद दिस, कि अगर आपने उससे ये भी छीन लिया तो व्हाट विल बी लेफ्ट. इसी तरह जब मैंने ये किताब, दैट इज व्हाट यू थिंक, आई डिसएग्री. एनीवे, दिस इज मेरा वो पहले वाला वर्जन मेरे ख्याल में. बट इफ यू रीड द होल सेंटेंस, आप उसका पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो फिर वो आपको you'll get to understand. पाकिस्तान में जस्ट टू डॉवटेल, ताकि थॉट कंप्लीट हो जाए, मेरा एक बात से बड़ा शदीद एतराज़ है. हम लोग हर चीज़ के अंदर डिवाइन इंटरवेंशन ढूंढते हैं कि इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, या जो हुआ अल्लाह की मर्जी थी. जो हुआ अल्लाह की मर्जी थी. वो मरी एक्सप्रेस पे वो गाड़ी जाके लग गई और वो आग लग गई और 10 बच्चे मर गए, तो अल्लाह की मर्जी थी. देखिए, मैंने तो अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आई थिंक आई हैव अटमोस्ट फ्री विल, एंड वट एवर डिसीजंस आई हैव टेकन इन माई लाइफ, और मेरा आपकी टीम को भी और आपकी ऑडियंस को भी ये मैसेज है कि आप ज़िंदगी में आज जहाँ भी हैं वो अपने डिसीजंस, अपनी चॉइसेस की वजह से हैं. यू हैव अटमोस्ट फ्री विल टू ड्राइव द कार ऑफ योर लाइफ एंड टर्न इट लेफ्ट, मूव इट स्ट्रेट, और टर्न इट राइट. जब इंसान खुदा को इस पूरी इक्वेशन के बीच में लाता है तो वो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेड कर रहा होता है. क्यों? क्योंकि जब आप सक्सेस की तलाश में होते हैं तो आपको सक्सेस डिमांड सैक्रिफाइस, इट डिमांड्स लॉन्ग आवर्स. तो जब हम कहते हैं यार जिंदगी में, आपने अक्सर देखा होगा लोग जिंदगी के एक हिस्से में आके बिटवीन 40s और 50s या 50s में दाढ़ी लंबी कर लेते हैं, मजहबी हो जाते हैं. कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्यों? बर्टन रसल ने इसके ऊपर एक किताब लिखी है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस. उसमें उसने रीजंस बताई हैं व्हाई पीपल आर अनहैप्पी एंड व्हाई पीपल आर हैप्पी. होता ही है तौसीक भाई कि 40-45 के बाद पीपल स्टार्ट गिविंग अप. लोग एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं एंड पीपल थिंक कि यार जिंदगी तो गुजर गई, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मेरे पास तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. वो जो रिग्रेट है, उस रिग्रेट को काउंटर करने के लिए वो मजहब के करीब हो जाते हैं. दे फाइंड सॉलिस इन रिलीजन. अब यही हल है. अब यही हल है. अब आफ्टर लाइफ की तैयारी करो. मेरा फलसफा ये है, एंड आई विल बी वेरी कैंडिड एंड अपफ्रंट विद यू, दिस लाइफ इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ नेचर. ओके ना, यू लिव ओनली वंस. और मेरा जिंदगी का फलसफा ये है कि आपने इसी जिंदगी के अंदर अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच करना है. जो भी जेनेटिक कोड लेकर आप पैदा हुए थे, इसको अनलीश करें,
और दुनिया को दिखाएं कि आपके अंदर कितना हिडन टैलेंट है, और इसी को आप तोड़ तक लेके जाएं, इसी को आइडेंटिफाई करें और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। वी प्रिपेयर फॉर आफ्टर लाइफ एंड फॉर गेट दिस लाइफ। अगेन सबसे बड़ी एग्जाम्पल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लें। उन्होंने इस जिंदगी में करके दिखाया मेरे भाई। ही डिड इट प्रैक्टिकली। सेसेनियंस एक तरफ, रोमन्स एक तरफ, अरब्स एक तरफ, एक अनपढ़ सोसाइटी, उनको डायरेक्शन दी, उनको सोच दी। ही वॉज नॉट सिटिंग समवेयर एंड डायरेक्टिंग थिंग्स, ही वॉज ऑन द ग्राउंड। तो अगर आपने वाकई में हुजूर पाक की सुन्नत को फॉलो करना है तो जिंदगी से भिड़ो, फाइट लाइफ, कन्फ्रंट लाइफ। दैट इज व्हाट द फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज। आप तस्बीहात करके या मुसल्ले पे बैठ के आप जिंदगी को टकरा नहीं पाओगे। जिंदगी से टकराना है तो फाइंड सॉलिस, फाइंड मीनिंग, फाइंड एंकर इन द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। ये बहुत बारीक नुक्ता है जिसको पाकिस्तानी या मुसलमान समझ नहीं पाए। दैट इज द रीजन वाई आज 60 के करीब मुसलमान मुल्क हैं, कोई एक भी अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ द G20। मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं वो लोग जो जिस मज़हब में पैदा हों, जी, परवरिश पाएं और ज़िंदगी के किसी एक मकाम पे जाके मज़हब बदल लें। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, बहुत रेयर फिनोमेना है ऐसे। कि वो मुसलमान पैदा हुए और किसी और मज़हब पे कन्वर्ट हो गए, या किसी और मज़हब में पैदा हुए और मुसलमान हो गए। मुझे लगता है वो हमसे बड़े लोग हैं, इसलिए कि वो शायद कुछ तो कनेक्शन हुआ होगा, कुछ तो लॉजिक होगी, कुछ पढ़ा होगा, तभी इतना बड़ा ज़िंदगी का फैसला कर लिया। देखिए, इसकी देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट दिस। पाकिस्तान में जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग तो वैसे ही सुपीरियर हैं, हम तो वैसे ही बख्शे हुए हैं, जन्नत के ऊपर हमारा कॉपीराइट है। तो अगर आप एक एवरेज पाकिस्तानी की नज़र से ये कहेंगे, ये सवाल का अगर मैं जवाब देना चाहूँगा तो वो उनका फीडबैक ये होगा कि वो तो भटके हुए लोग हैं, वो तो भटक गए। नहीं, जो इस्लाम में आ गए वो भटके हुए नहीं है, वो भटके हुए नहीं है, वो सीधा रास्ता, वो सीधा रास्ता है। लेकिन सुकरात, द ग्रेट सोक्रेटिस, एथेंस की सड़कों पे लोगों को रोक के, मोटा था, स्मेल आती थी उससे, भद्दा था, लोगों को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन खूबसूरती उस बंदे की ये थी, एथेंस की सड़कों पे तौसीक भाई रोक के लोगों को सवाल करता था, यार कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, एंकर क्या है, पर्पस क्या है, एम्बिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने जिन लोगों की बात की, ये बहुत रेयर ब्रीड है, 0.5%। 99.5% लोग इस दुनिया में जिस मज़हब में पैदा होते हैं, यूजुअली उसी मज़हब में मर जाते हैं। एब्सोल्युटली। मेरे लिए, आई सेकंड योर थॉट, कि जो शख्स अपने मज़हब को, मैं एम नॉट सेइंग कि आप अपने मज़हब को छोड़ दें, लेकिन सवाल तो करें। वाई यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस? अगर मैं किसी भी मुसलमान से आज पूछ लूँ, आप पूछिएगा, अपनी टीम से पूछिएगा कि अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह है क्या? आपको कोई भी सही इसका जवाब नहीं दे पाएगा। जवाब क्या? दे विल नॉट बी एबल टू नो। आप उनसे सिर्फ ये सवाल पूछेंगे, अल्लाह का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन योर आईज? तो मुसलमान कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह की कोई नहीं समझ सके आज तक। मेरा तो पर्सपेक्टिव ये है कि आप हर मज़हब को पढ़ें, हर मज़हब आपको कहीं ना कहीं एक नई मोरालिटी देता है, एक नया मॉरल स्ट्रक्चर देता है, सोच की नई धारा देता है, एक नया एंगल ऑफ थॉट देता है। अब सवाल ये कि सच क्या है? अफ़गानिस्तान के अंदर एक औरत अगर पर्दा करेगी तो वो औरतों के राइट्स हैं, उनको समझते हैं कि औरतों के ऊपर ये वाजिब है पर्दा करना, पूरा अपने आप को कवर करना। फ्रांस में अगर वो औरत पर्दा करेगी तो इट इज कंसिडर्ड अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नाउ द क्वेश्चन इज, हु इज राइट? इसका कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं है। अगर आप एक मुसलमान के एंगल से, एक कट्टर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम के एंगल से देखेंगे तो आपके लिए अफ़गानिस्तान वाले शायद सही हैं। अगर आप एक फ्रेंच नेशनल के तौर पे देखेंगे तो आपके लिए फ्रांस की हुकूमत का ये फैसला सही है कि भाई औरत अगर नकाब कर रही है तो इट्स अ वायलेशन ऑफ हर राइट्स। आप ये नहीं कह सकते कि अफ़गानी ही सही है और फ्रेंच ही सही है। नीचा ने कहा था, देयर आर नो सच थिंग एज ट्रूथ, देयर आर जस्ट वर्जन एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ इट। सच कुछ नहीं है, इट्स जस्ट इंटरप्रिटेशंस। मेरे लिए ऑनर की बात है कि तुम मेरे पॉडकास्तान में आए और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि जो मार्कर की मिसालें तुम दे रहे हो, जी जी, आई वांट कि इस श्योर मार्कर से तुम इसको मेरे लिए साइन करो। श्योर, इट इज़ माई ग्रेट ऑनर
to write on this. मैं इस पे एक ऐसी बात लिख रहा हूँ जो आपने अपनी टीम को ज़रूर पढ़ाना है। मैं अभी इसको पढ़ के सबको सुनाऊंगा। जी जी जी, आई वुड लाइक टू गिव यू द ऑनर्स कि आप पढ़ के सुनाएं Sure. कि आपने क्या लिखा। श्योर। मैंने लिखा है इसमें, डियर तौसीक भाई, एंड आई एम एड्रेसिंग यू एंड ऑल योर टीम एंड ऑल द ऑडियंस ऑल्सो। इट इज़ नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी बट इन आवरसेल्व्स। सूरज चांद सितारों के अंदर हमारी किस्मत का हाल नहीं छुपा हुआ, हमारी किस्मतें हमारे हाथों के अंदर है। तो इसका मकसद ये है इस मैसेज को लिखने का इस किताब के अंदर, एंड दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल द पाकिस्तानीज़, कि जब तक आप इस बात को रियलाइज़ नहीं करेंगे कि आपके अंदर एक हिडन पोटेंशियल है, इस ज़िंदगी में आपने उसको एक्सप्लोर करना है, डिस्कवर करना है, और उसी पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को मैक्सिमाइज़ करना है। ना आप फल्कियात, माहिर फल्कियात आपकी मदद करेगा, ना कोई भी आपके हाथ की लकीरें देखने वाला आपका मदद करेगा, और ना ही हाथ की लकीरों से आपकी किस्मत का कोई ताल्लुक है, पीरियड। आपकी किस्मत आप खुद बनाएंगे। लक इज ओनली व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। इट्स अ फैन मोमेंट फॉर मी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, प्लेजर।